Hello students, welcome to Akshay Educational e-learning platform. I am Ranjana Goyal, your mathematics mentor, and our today's topic is determinants. डिटर्मिनेंट्स जो है वो हम प्रीवियसली मैट्रिक्स के पढ़ चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं उससे कॉन्सेप्ट आया। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की पावर अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर वेरिएबल की पावर 3 होती है या फिर क्यूब होती है तो उसको क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमने ये प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज में हमने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, या फिर नो सॉल्यूशंस भी आ जाता है, समटाइम्स इक्वल सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। तो देखो चेक करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में? मैट्रिसेस की फॉर्म में। मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो रियल नंबर्स हैं जैसे A1 A2 B1 एंड B2 और C1 एंड C2, ये सारे क्या है? ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। और एक्स एंड वाई क्या होते हैं? यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। अब एक्स एंड वाई वेरिएबल्स का मतलब है कि इनकी वैल्यूज, मतलब ये तो वेरिएबल्स हो गए और ये क्या हो गया? रियल नंबर्स, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो गई एक तरीके से। तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सब तो इस मैट्रिक्स में आ गई। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो किस में आ गई? इस मैट्रिक्स में आ गई। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं वो एक मैट्रिक्स में रख लिए और बाकी के जो इस इक्वल्स टू के साइन के इधर थे वो एक तरफ रख लिए। ठीक है, अगर हम इनका रेशोज फाइंड करते हैं, अगर इनका रेशोज फाइंड करते हैं तो रेशो फाइंड करने के बाद अगर A1 इज अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होता है, देन इट गिव्स अस अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या देता है? ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक डिफरेंट सॉल्यूशन देगा। हर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा? एक डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसके लिए सबके लिए क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट्स के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था तो कई टाइप्स की मैट्रिसेस पढ़ी थी। बट जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो किससे फाइंड करेंगे? ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो ऑर्डर है m इंटू एन, किसी भी मैट्रिक्स को m इंटू एन ऑर्डर में लिख सकते हैं, m इंटू एन ऑर्डर में। तो अगर उसके रोज इक्वल्स टू कॉलम्स हो जाए, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स होने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स लिखी A11 1 2 A21 एंड 2 2। ठीक है, इसमें R1 एंड R2 दो रो हैं और इसमें C1 एंड C2 दो कॉलम है। इट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि उसमें दो रो होंगी और दो कॉलम होंगे। तो जब हम डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिस पे करेंगे। और हमारे पास अभी तक हमने 3 वाली स्क्वायर मैट्रिक्स तक पढ़ेंगे। तो एक तो होती है 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक होती है 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स एंड एक होती है 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स देखेंगे पहले, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 2 बाई 2 ऑर्डर से की जो मैट्रिक्स होती है उसको एक्सपेंड करके कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड
ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिस पर ही हम सब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास कोई और मैट्रिक्स होती है, जैसे लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 1 ऑर्डर, या फिर वी हैव मैट्रिक्स 2 by 3, तो ये सिर्फ क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, बट दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होती है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास 3 ऑर्डर की ही डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दैट इज 1 by 1 ऑर्डर की, 2 by 2 ऑर्डर की, एंड 3 by 3 ऑर्डर की। तो अब देखते हैं कि 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 1 by 1, 2 by 2 एंड 3 by 3, ठीक है। द नंबर A1 B2 एंड A2 B1, A1 B2 एंड B2 A1 कहाँ से आया वो देखो, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स A1 B1 A2 एंड B2 4 इसके एलिमेंट्स हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 by 2 ऑर्डर है। तो पहले ये डिफाइन हो गया कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि दिस ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, एंड माइनस ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की, ये जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है उसका क्या आएगा, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, या तो उसको डेट और ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, ए का मतलब क्या होगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, या फिर 2 वर्टिकल लाइन में के बीच में इसको क्लोज कर देंगे, एंड दिस इज नॉट कॉल्ड मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस नहीं बोलते हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव भी है तो वो क्या हो जाती है, उसमें मॉड्यूलस के बाहर आके वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो हियर दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ मॉड्यूलस। और या फिर इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे और दिस इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है। 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके कुछ रिमार्क्स देखते हैं कि फॉर अ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ए इज रीड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी सिर्फ उन्हीं के क्या कर सकते हैं, हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट देखते हैं ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ऑर्डर 1 मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें रो भी 1 हो और कॉलम भी 1 हो। दिस इज रो, नंबर ऑफ रो, एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 into 1 ऑर्डर की क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई। अब 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली है और उसमें एलिमेंट लिया 4, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर होगा इसका 1 by 1। कैसे, सिर्फ एक ही तो रो है इसमें और एक ही क्या है, कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइंस होंगी उनको कॉलम बोलेंगे। तो अगर ये मैट्रिक्स है और मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ये 4, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर सिर्फ इसका यही सेम एलिमेंट आ जाएगा। जैसे इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसमें कोई एलिमेंट ए गिवन है तो उसका आंसर भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ए मतलब जो 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका होता है। अब चेक करेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसको कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है विच इज A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 by 2। तो सेकंड ऑर्डर की मतलब ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हो गई है। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, अगर हम इसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है कि इसके जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे,
तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A11 और A22, फिर माइनस करेंगे किससे, जो सेकंड ऑर्डर का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सॉरी सेकंड रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम, ठीक है। तो A21 और A12 ये कौन से ऑर्डर का होता है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हो गए अपने, एक 1/1 ऑर्डर का एंड एक 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। ये अपने पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें कोई मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो उसको भी क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है उसको वर्टिकल लाइन में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमें पता है कि जो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 और x+1 माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 और x-1। इसको सॉल्व करते हैं, x² का इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो x³ प्लस x² माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस x प्लस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x प्लस x माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ प्लस 1 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x² माइनस 1 आएगा, और उसको बाहर लेंगे तो माइनस का x² प्लस 1 हो जाएगा, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका x³ माइनस x² प्लस 2। तो दिस इज द यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो हर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देखेंगे। 3/3 का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो मतलब ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो इसको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के हमारे पास 6 तरीके होते हैं। अब वो 6 तरीके क्या है कि अगर हम, जैसे इसमें 3 रो होती हैं, कितनी रो होती हैं, 3 रो होती हैं, R1 R2 एंड R3, और इसमें 3 कॉलम होंगे, C1 C2 एंड C3, ठीक है, 3 कॉलम होंगे, ओके। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग, और C1 कॉलम के अलोंग, C1 C2 कॉलम के अलोंग एंड C3 कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर हम इसको रो 1 अलोंग के एक्सपेंड R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट 1 A, और हमें इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों को ऐड कर देंगे और एलिमेंट लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट लगाएंगे, और इस कॉलम को और इस रो को छोड़ के, मतलब ये जो एलिमेंट है जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, A22 A23 A32 और A33, ठीक है, प्लस -1, और अब सेकंड एलिमेंट लेंगे, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, A12, और 1 2 की पोजीशन, तो 1 + 2। अब देखो इसको छोड़ के और इस रो को छोड़ के, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, A21 A23 A31 A33, ठीक है, प्लस -1, थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 + 3, तो A13, एंड डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ के, तो ये बचे ये वाले A21 A22 A31 और A32, ठीक है। तो अब इनको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो
-1 की पावर अगर 2 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 को a11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 ही आएगा। अब डिटर्मिनेंट में सेकंड ऑर्डर में हमने क्या सीखा था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, a22 a33 माइनस a32 a23। अब देखो -1 की पावर क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर देगा वापस ये, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये a12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a21 a33 माइनस a31 a23, ठीक है, प्लस -1 की पावर 4 मतलब 1, 1 का मल्टीप्लाई 13 से तो वही आएगा। और फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो a21 a32 माइनस a31 a22। तो ये तो हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया था? अभी तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। अगर हमें कॉलम 1 के अलोंग या कॉलम 2 के अलोंग कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमें मान लो ये कॉलम है, ये कॉलम, इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, तो ये जो 1 1 है ना, इसकी जगह तो ये एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला एलिमेंट, और 1 3 की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम इस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी सब का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे सारे। और इसकी बात कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से 6 ऑपरेशन होते हैं इसमें, 6 तरीके होते हैं जिनमें जैसे 3 रो के होते हैं और 3 कॉलम के होते हैं, उसके बेसिस में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब इसमें लिख देते हैं, जैसे आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 लिख दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो चेक करते हैं। -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और 3 के अलावा 0 -1 -5 0 प्लस -1 सेकेंड कॉलम तो 1 + 2 और -1, ठीक है, 0 -1 3 0 प्लस -1 1 + 3 2 डिटर्मिनेंट 0 0 3 -5, ओके। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5। अब देखो -1 की पावर 3 तो -1 देगा, -1 × 1 तो +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -3 और -3 +3 प्लस -1 की पावर 4 तो क्या देगा ये 1, 1 × 2 2 और ये 0 -5 0 और ये 0 0, तो ये तो एंटायर जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। यहाँ देखो ये -15 और ये कितना हो जाएगा 3, तो आंसर विल बी -12। तो -12 is the unique solution for determinant A, ठीक है। इस तरीके से जो थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसको एक्सपेंड करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स की, और कुछ एक 6 7 एक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, 6 7 एक प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी है फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि ये हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को
कि जो रोज हैं और कॉलम उनको एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे R1 को C1 से, R2 को C2 से, R3 को C3 से, मतलब आप कोई भी एक रो एक कॉलम आप चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स, मतलब अगर हम इसकी जो रोज है उसको कॉलम बना दें और जो कॉलम है उसको रो बना दें। तो इसकी देखो ये क्या है, ये रो है, इसको कॉलम बनाया, ये B1 B2 B3 और C1 C2 C, ठीक है। क्या किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ और इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ, तो दोनों की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो एक्सपेंड करते हैं, ये डिटर्मिनेंट था, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे, देन -1 और जो फर्स्ट पोजीशन है वो, और ये अपने पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, देन सेकंड पोजीशन, और फिर ये A3, और A3 का कितना होगा, B1 B2 और C1 C2। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, -1 की पावर 2, तो ये तो A1 B2 C3 B3 C2 A2 B1 C3 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 B2 C1, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई, जब हम एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि जब हम इसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो हमने क्या किया कि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था, डिटर्मिनेंट था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये था, इसकी जो रो थी R1 उसको क्या बना दिया C1, R2 थी उसको C2 और R3 थी उसको C3। अब क्या करेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो चेक करते हैं, -1 1+1 A1, डिटर्मिनेंट हो जाएगा B2 C2 B3 C3 प्लस -1 1+2 B1, सॉरी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, कॉलम के अलोंग -1 1+1 A1, ठीक है। तो ये और ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा B2 C2 B3 C3 प्लस -1 1+2, ये कितना हो जाएगा A2, अब ये और ये हट जाएगा, तो B1 C1 B3 C3, ठीक है। अब प्लस -1 1+3 A3 B1 C1 B2 C2, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो -1 ये तो A1 हो जाएगा, B2 C3 B3 C2 A2 B1 C3 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 B2 C1। अब देखो पिछले वाला ये था, इसको अलोंग फर्स्ट रो इसको एक्सपेंड किया था, तो हमारा ये आंसर आ रहा था। अब देखो सेम आंसर इधर आ रहा है, कितना आ रहा है, A1 B2 C3 B3 C2, और यहाँ पे भी देखो B3 C2, ये सारा सेम आंसर आ रहा है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी, उस प्रॉपर्टी में ये था, देखो इस प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्या मतलब होगा इसका, कि अगर हम किसी भी दो रो को और किसी भी दो कॉलम को, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ देखो ये डिटर्मिनेंट है अपने पास, ठीक है। मैं क्या करूँगी कि इस रो को यहाँ पहुँचा दिया और इस रो को यहाँ पहुँचा दिया, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A1 सॉरी C1 C2 C3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3, ठीक है। अब अगर मैं इसको, इस वाले को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूं और इस वाले को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूं, ठीक है। इस वाले को फर्स्ट रो के अलोंग, इस वाले को थर्ड रो के अलोंग, तो क्या होगा, ये हमारे पास एक अनदर क्वांटिटी आई। तो दोनों में क्या होगा कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा। देखो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में फर्स्ट और थर्ड रो को हमने एक्सचेंज किया, इंटरचेंज किया। तो पहले क्या करते हैं कि उसको उसको एक्सपेंड करके देखते हैं। मतलब दोनों को अगर आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो दोनों को एक्सपेंड करने के बाद उसको तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देन वी विल गेट कि जो डेल्टा 1 है इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा, इसका आंसर आएगा। मतलब उसको पूरे को एक्सपेंड करने के बाद जो उसकी वैल्यू है वो माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, if any two rows or columns of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0। देखो कैसे, इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। अगर कोई भी दो रो, टू रोज या फिर टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम हो, सेम टू सेम, ठीक है। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट हैव 0 एज वैल्यू, ठीक है। तो देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो। जैसे ये मैट डिटर्मिनेंट अपने पास गिवन है, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। देखो यहाँ पे कितना आएगा, -1 1 + 1 3, ये हो जाएगा 2 3 2 3, प्लस -1 1 + 2 2 2 3 3 3, प्लस -1 1 + 3 और 3 2 2 3 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6, -3 2 जा 6, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और ये +3 4 -6। देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना हो गया, -3 और -3 -2 +6, ये कितना हो गया, -2 और +3 तो -6। डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 हो गई। तो ये मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट विल बी 0। कब होगा, जब ये देखो
ये R1 है और ये R3 है, बोथ आर आइडेंटिकल, सेम टू सेम है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी कहीं आगे भी एक्सपेंड करने में लगानी पड़े तो बिल्कुल उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लिख सकते हैं हमारे इजीली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। मतलब ये कि अगर कोई भी रो है या कॉलम है किसी भी डिटर्मिनेंट में, हम उस पूरी रो के एलिमेंट को या फिर पूरे कॉलम के एलिमेंट को सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि पूरा जो डिटर्मिनेंट है, पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये के बाहर आ जाएगा, और के बाहर आ जाएगा और ये पूरा एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, तो उससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं के से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लो हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 और a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। मतलब कि अगर कोई, जैसे ये रो है रो 1, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट अलग अलग से ऐड किए, तो अब क्या होगा कि ये सब एलिमेंट की एक अलग से मैट्रिक्स बन जाएगी और एक मैट्रिक्स बन जाएगी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और b1 b2 b3 प्लस लगा के c1 c2 c3। बहुत इजी इजी प्रॉपर्टीज हैं, बस इनका जो क्वेश्चंस में यूज करना आना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या करेंगे, ये बताई दी आपको कि यहाँ पर देखो ये डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा और प्लस ये डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ corresponding elements of other row or column are added then value of determinant remains the same, the value of determinant remains same if we apply the operation। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये मान लो मैंने इसको फर्स्ट रो मान लिया R1, तो R1 प्लस मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो अगर हम ये उस रो में ऑपरेशन लगा देते हैं ना, या फिर ऐसा ही ऑपरेशन उस कॉलम में लगा देते हैं, एक बार में एक ही ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आप मल्टीपल ऑपरेशन लगाते हैं ना अगर किसी भी रो या कॉलम में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी मतलब आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें मैंने फर्स्ट रो में ये ऑपरेशन लगाया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो देखो जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या था कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में हमने इसका मतलब कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या था कि a1 प्लस कोई भी कांस्टेंट नंबर है ये c1, मतलब ये जैसे प्रॉपर्टी देखी थी r i प्लस के आर जे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। तो ये a1 क्या है, r1 का एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे a1 r1 का एलिमेंट प्लस के हमने क्या लिया, r3 का एलिमेंट लिया, तो के c1 के c2 और के c3 आ गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स एक अलग से हो गई और ये मैट्रिक्स एक अलग से हो गई। अब देखो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या हो सकता है कि ये मैट्रिक्स तो पूरी क्या है, ये वाली डिटर्मिनेंट हो गई है ना, ये जीरो क्यों हुई, ये जीरो इसलिए हुई क्योंकि देखो ये और ये सब क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, इसमें और इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, और जब भी आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। और हमने अभी अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम के से किसी रो में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉलम में, तो वो के को अगर बाहर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, जैसे के को अगर बाहर ले लिया
तो ये पूरी क्या बन जाएगी, C1 C2 C3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई। जीरो को कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आंसर आएगा। तो डेल्टा प्लस जीरो क्या आई, एक अनदर मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल्टा 1। तो इस तरीके से ये छह प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और उनकी जो 1/1 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर हम किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, दूसरा देखा था कि अगर कोई रो है और अगर कोई रो है या कोई कॉलम है, उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा डिटर्मिनेंट उससे मल्टीप्लाई होगा। और अभी जैसे ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, इसमें क्या था कि अगर हम इस तरीके से मतलब R1 में को हमें चेंज करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, R1 प्लस आर कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके R3 कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि जैसे अभी देखो यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत पड़ गई। क्या कि अगर दो डिटर्मिनेंट की रो और या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगाने की जरूरत पड़ी कि अगर हम किसी रो या कॉलम को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरा डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि जैसे हमने जो पिछले प्रीवियस क्लासेस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते आ रहे थे, वो क्या होता था बेसिकली कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स जैसे हो गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, और ये ट्राइंगल होता था, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल, और ये x1 y1 पॉइंट, x2 y2 पॉइंट और x3 y3 पॉइंट। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद रखने का तरीका क्या था, इसको याद रखने का तरीका ये था कि अगर देखो सब जगह यहाँ पे x1 x2 x3 लिखेंगे, ब्रैकेट में सब में y आएगा, तो इसको कैसे करेंगे, सीरीज से चलेंगे। जैसे 1 आ गया, 2 एंड 3, उसके बाद यहाँ पे 2 आया है तो क्या क्या बच गया, 3 एंड 1 बच गया। यहाँ पे 3 आया तो अब क्या बच गया, 1 एंड 2 बच गया। तो ऐसे इसको याद रखते हैं। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे यूज करते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, x1 x2 एंड x3, y1 y2 y3, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो मैं 3 8 को लिख लूँ x1 y1, -4 2 को लिख लूँ x2 y2, और 5 1 को लिख लूँ x3 y3। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका था, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे, हाफ x1 कितना है 3, x2 कितना है -4, x3 है 5, y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, बस अब तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट बन गया। तो हाफ, इसको सॉल्व करते हैं, अंदर 3 ये हो जाएगा 2 -1 माइनस का 8, और ये इधर आ जाएगा ना, तो -4 और -5 प्लस 1, ये हो जाएगा -4 -10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हाफ ये हो जाएगा 1 3 -9 और 8 72 माइनस का 14। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 75, 75 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 एंड 6 61, तो लगभग आ जाएगा 2 3 0.30.5 यूनिट। भाई कोई नहीं यूनिट गिवन नहीं होती है तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से ये एरियाज फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। हाँ,
अगर हमारे पास कोई 3 कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन कोलिनियर पॉइंट्स का जो एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स अगर गिवन है और हमें बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें वो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल। यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ठीक है, और मतलब जो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वो है। अब देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं? माइनस एंड कोफैक्टर्स हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें अगर मान लो इन्वर्स फाइंड करना हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इन्वर्स फाइंड करना हो, तो उस इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस कोफैक्टर्स। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया और इसमें A11 A12 A21 A22 4 एलिमेंट ले लिए, 2 by 2 ऑर्डर की है ये। इसको यहाँ पे, ये तो मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. Minor of an element is denoted by Mij. मतलब ये कि अगर मान लो A11 है, ठीक है, और A11 एलिमेंट का हमें क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, माइनर। तो क्या कह रहे हैं कि ith जे और ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो। ith रो का मतलब फर्स्ट रो और jth कॉलम का मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या है, 22। तो इसका जो माइनर हो जाएगा A11 का वो क्या होगा, A22, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे A12 का माइनर निकालना है, A12 का माइनर फाइंड करना है, तो ये और ये इसको काट दो तो ये एलिमेंट बचा, तो ये हो जाएगा A21, ठीक है। अब मुझे A21 का माइनर फाइंड करना है, A21 का, तो इसका हो जाएगा A21 का ये वाली रो और ये वाला कॉलम कट जाएगा तो A12, ठीक है। और A22 का फाइंड करना है, तो ये और ये तो A21 इसका माइनर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो माइनर है इनको लिखेंगे, इसको तो लिखेंगे M22 M22, इसको लिखेंगे M21 क्योंकि माइनर को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, M21, इसको लिखेंगे M12 M12 और ये हो जाएगा M21, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से हमें उसको डिनोट करना है और जिस नंबर की पोजीशन के एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उसी नंबर की पोजीशन मतलब उसको तो एलिमेंट को तो यहाँ लिख देंगे और ये उसका माइनर हो जाएगा, जो उसका उस रो और कॉलम को डिलीट करके जो बचा हुआ एलिमेंट है वो। जैसे देखो, फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है और इसमें 6th एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, पोजीशन चेक करो पहले। तो देखो पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो ये हो जाएगी सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23। तो माइनर ऑफ A23 या फिर M23 अगर हमें निकालना हो तो कितना होगा, देखो उसमें क्या कहा था, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो क्या बचा 1 2 और 7 8, 1 2 7 8। और हमें पता है कि अगर ये डिटर्मिनेंट हो तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 8 माइनस 7 2 ज़ा 14 तो -6। तो M23 की वैल्यू कितनी आ गई, -6। क्लियर। इस तरीके से ये इनको माइनस को फाइंड करते हैं। अब कोफैक्टर्स देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, कोई भी एलिमेंट है ना, डिनोटेड बाय कैपिटल ऑफ Aij।
कैपिटल ऑफ ए आई जे, जो ए आई जे वो तो क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट होगा। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स ली, ये कोई डिटर्मिनेंट है, तो A11 A12 A21 एंड दिस इज A22, ठीक है। A11 A12 A21 A22, ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज A11, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, को फैक्टर फाइंड करना है, इसका को फैक्टर फाइंड करना है, तो A11 हो जाएगा ये। अब इस A11 को कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये। जैसे मान लो मुझे A11 का फाइंड करना है, तो -1 1+1 M11। तो को फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले माइनर्स पता होने चाहिए। और माइनर्स कैसे निकालते हैं, उसका जो भी रो और कॉलम होगा उसको डिलीट करके जो भी बचेगा वो माइनर होगा, ठीक है। और -1 आएगा, और जो भी उसकी पोजीशन होगी, जैसे 1 1 है, A12 है, तो 1 2 की निकालनी है, तो 1+2 M12। A21 है, तो -1 2+1 M21। A22 है, तो -1 2+2 M22, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखो हमें इसका फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, अगर हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो पहले माइनस पता होने चाहिए, तो माइनस निकालते हैं ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट। ये कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो ए है 1 -2 4 3, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, M11 फाइंड करूँगी, ठीक है। M11 M12 M21 एंड M22। देखो M11 तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। M12 तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, 4 आ जाएगा। M21 ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट गया, ये तो रो और ये कॉलम हट गया, तो -2। और M22 ये रो और ये कॉलम हट गया, तो ये रो और ये कॉलम हट गया, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो A11 A12 A21 और A22 कैसे फाइंड करेंगे, -1 1+1 M11, -1 1+2 M12, -1 2+1 M21, -1 2+2 M22। देखो -1 1+1 तो 1 हो जाएगा, M1 कितना है, तो ये तो इसका आंसर तो 3 आ जाएगा। M12 तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 और 4 कितना हो जाएगा, -4। -1 की पावर 3 तो -1 हो जाएगा, और M21 कितना है, -2, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये +1 हो जाएगा, और M22 कितना है 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये तो हो गए कोफैक्टर्स, ठीक है। और ये हो गए सारे माइनर्स। अब बात करते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डिटर्मिनेंट में। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ए आई जे और n इंटू एन। इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है उसका ये एलिमेंट है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या समझ में आता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पॉज करना